ये बात ज़रूर तकलीफ़ वाली थी कि वाघ जैसे बूढ़े के साथ शादी करूं, परंतु बहनों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैंने वाघ की बात मान ली। लेकिन शर्त ये रखी कि पहले मेरी बहनों की शादी होगी, उसके बाद उससे शादी करूंगी। वाघ मान गया। अगले 6 महीनों में मैंने अपने बहनों के लिए अच्छे लड़के देखकर दोनों की शादी एक साथ कर दी। वाघ ने शादी के लिए खुला पैसा दिया, जितना मांगा उतना दिया। उसके बाद मैंने वाघ के साथ एक मंदिर में शादी कर ली। गिरीश सोनी की निगाह कामनी पर थी। कामनी ने गिलास से बड़ा सा घूंट भरा और टेबल पर गिलास रखकर बोली, वाघ की असलियत शादी के बाद मेरे सामने आई कि वो कितना बुरा, कितना नीच इंसान है। जबकि शादी के वक्त मैंने यही सोचा था कि जैसा भी होगा बूढ़े के साथ ही मैं जिंदगी बिता लूंगी। पहली रात ही मुझे पता चल गया कि उसमें कुछ करने की ताकत नहीं है। मर्द के तौर पर वो मेरे लिए बेकार था, जबकि शादी के बाद औरत की ये पहली जरूरत होती है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मुझ पर तरह तरह के जुल्म करने लगा। 6 साल हो गए थे मुझे उसे सहते सहते, और मैं पागल होती जा रही थी। तो भाग क्यों नहीं जाती? जाती भी तो कहाँ जाती? न खाने को रोटी, न पैसा। कामनी अब तक खुद को संभाल चुकी थी। तब तक मेरे मन में ये बात आ चुकी थी कि आखिर बूढ़ा कब तक जिंदा रहेगा। मुझे मालूम था कि सुशील वाघमारे की जायदाद करीब 900 या 1000 करोड़ की है। ये बात वाघमारे ही मुझे तब बताता था जब वो नशे में होता था। तीनों बच्चों के साथ मैं जायदाद बांटती भी हूं तो मुझे चौथा हिस्सा मिलेगा, यानी कि 200-250 करोड़। बूढ़े की मौत मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैंने इतनी तकलीफें सही कि उसकी जायदाद में से हिस्सा लेने के मैं काबिल हूं। तुमने जल्दीबाजी की, उसके मरने का इंतजार नहीं किया। गिरीश सोनी का स्वर गंभीर था। क्या मतलब? उसे खुद ही मरने देती। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। तब तक मैं मर जाती पागल होकर, वो कमीना नहीं मरता। कामिनी के लहजे में दृढ़ता थी। तो तुमने उसे ही मार दिया? तब वो शराब पिए हुए था। बंगले के पीछे वाले लॉन में लाइट जलाई मैं बैठी थी। रात का वक्त था। मुझे खुले में बैठना अच्छा लगता है। जानते हो तब उसने मेरे पास आकर मुझे क्या कहा? क्या कहा? गिरीश सोनी ने घूंट भरा। कामिनी ने अपने गिलास से 3 बड़े बड़े घूंट लिए और गिलास रखकर उल्टी हथेली से अपने होंठों को साफ किया। ऐसा करते ही उसके होंठों की लिपस्टिक थोड़ी सी गाल पर फैल गई। उसके बाद सैंडविच का बड़ा सा टुकड़ा खाया। वो नशे में थी परंतु होश गंवाए हुए नहीं थी। आगे बोली, मुझ पर उस शाम एक नया इल्जाम लगा दिया कि नीलेश के साथ मेरे संबंध है। ये सुनते ही जैसे मैं आसमान से जमीन पर आ गिरी। वो बोलता जा रहा था, कहता जा रहा था, मुझ पर उंगलियां उठाता जा रहा था, जबकि मेरा दिमाग पागल होता जा रहा था। नीलेश मेरी छोटी बहन की उम्र का है। उसे मैं अपना बेटा नहीं तो भाई जैसा मानती हूँ। उसके बारे में मैंने ऐसी बात कभी सोची भी नहीं, सपने में भी नहीं आई। परंतु उसने बड़े बड़े दावे किए कि वो सच कह रहा है। मैं पागल हुई उसे देखती जा रही थी। वो वक्त अब भी याद है मुझे। वो बोल रहा था, पर जैसे उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं सुन्न हो चुकी थी। सुशील वाघमरे के लाल तपते चेहरे को देखे जा रही थी। फिर उसने मेरी बाजू पकड़कर झंझोड़ा, चीख कर कहा कि मैं अभी इस घर से निकल जाऊं। वो मेरे साथ नहीं रह सकता। हम तलाक ले लेंगे। मेरी जवानी के 6 साल खराब करके, मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर, मुझे टॉर्चर करके, मेरी जिंदगी खराब करके मुझे वो घर से निकल जाने को कह रहा था, तलाक देने को कह रहा था। उस दिन पहली बार उसने मेरे को चांटे मारे। उसका वहम, शक अब सीमा लांघने लगा था। घर में उसके बच्चे थे, नौकर थे। ये बातें अब खत्म होने वाली नहीं थी। कल को वो भी सुन लेते। वाघ मेरे ने बात को आगे बढ़ाना ही था।
शायद वो मेरे से पीछा छुड़ाने की सोचने लगा था, जबकि मैं उसे कुछ भी नहीं कहती थी। वो अब स्पष्ट तौर पर बेईमानी पर उतर आया था। तुमने कहा कि मैंने जल्दबाजी कर दी, और अब मुझे लगता है कि ये कदम मुझे काफी पहले उठा लेना चाहिए था। वो इसी लायक था। वो मेरे को कभी भी इज्जत नहीं दे सका, हमेशा शक वहम में घिरा रहा। वो सिर्फ बुरा पति बनकर रहा। फिर तुमने क्या किया? वो बोलता रहा। बोलते बोलते हाँफने लगा था। थक गया। उसके मुंह से थूक की लकीर लटकने लगी थी। फिर वही मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया था। उसने जो जो मुझसे कहा, मैंने जवाब में कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसे देखे जा रही थी। मेरी सहन शक्ति तब तक जवाब दे चुकी थी। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं अब और नहीं सहन कर सकती उसे। मैंने उसे मार देने की सोची। तब मेरे भीतर जरा भी डर नहीं आया। मेरा दिल और दिमाग में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। मैं उठी और भीतर आकर किचन में पहुंची। वहां मैं चाकू लेने गई थी। एक जगह पड़े चाकुओं को देखा। वो 7-8 चाकू थे, साधारण चाकू, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। परंतु मैं जानती थी कि किचन में नीचे वाले ड्रॉर में नए चाकुओं का डिब्बा भी पड़ा होता है। मैंने उस डिब्बे में से नया चाकू निकाला, जिसका हत्था पीले रंग का था। वैसे ही रंग वाला एक चाकू उस वक्त इस्तेमाल में भी था, पीले हत्थे वाला चाकू। मैंने उस पुराने चाकू को भी उठाया और छिपाते हुए वापस बंगले के पीछे हिस्से में आ गई। वाघमरे अभी तक उसी कुर्सी पर बैठा था। घर के नौकर तब कहाँ थे? गिरीश सोनी ने पूछा। बंगले में थे। शाम का समय था, उस समय किसी को किचन में तो होना चाहिए था। तब कोई नहीं था जब मैं किचन में गई थी। खाना शाम से ही बनना शुरू हो जाता है। 9 बजे तक डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है। कोई अपने कमरे में ही खाना चाहे तो नौकर उसे कमरे में पहुंचा देते हैं। मतलब ये इत्तेफाक ही था कि जब तुम चाकू लेने गई तो वहां कोई भी नहीं था। ऐसा ही समझ लो। नीलेश, राखी और सुनीता तब कहाँ थे? वो अपने अपने कमरों में थे। वो अपना ज्यादा वक्त अपने कमरों में ही बिताते हैं। आगे बताओ। कामिनी 2 पल चुप रही, फिर कह उठी। मैं चाकू थामे वाघमेरे के पास पहुंची और पागलों की तरह नए चाकू से उस पर वार करने लगी। 4-5 वार किए। 2 गर्दन पर, 2 छाती पर। सच बात तो यह है कि उस वक्त मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे भीतर भरी नफरत ने, उसकी दी तकलीफों ने, उसके झूठे इल्जामों ने मेरे से यह काम करवाया। उसके मुंह से एक भी चीख नहीं निकली। चाकू के वारों से गमजदा हो गया था। 5वां वार मैंने पूरी ताकत से उसके दिल वाले हिस्से पर किया। नया चाकू था। उसने अपना काम बखूबी किया। वो मेरे देखते ही देखते कुर्सी पर लुढ़क गया। उसके मरने का एहसास पाकर मुझे जैसे होश आया। मैंने आसपास देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, परंतु वहां कोई नहीं था। चाकू पर और मेरे हाथ पर खून लग गया था। पास ही में पानी की टूटी थी जहां से पेड़ पौधों को पानी दिया जाता है। मैंने वहां चाकू और हाथ धोए, फिर उस चाकू को अपने कपड़ों में छिपा लिया, और दूसरा पुराना किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू, जिससे कि मैंने हत्या की थी, उसे कपड़े से अच्छी तरह से साफ किया कि उस पर मेरी उंगलियों के निशान न मिल जाएं। फिर उसे उस कुर्सी के पास फेंक दिया जहां वाघमरे लाश बना बैठा था। तुमने ऐसा क्यों किया? जिस चाकू से हत्या नहीं हुई, उसे लाश के पास क्यों फेंक दिया? मैंने एक फिल्म में देखा था कि पुलिस को भटकाने के लिए उस फिल्म की हीरोइन ने भी ऐसा ही किया था। तब फिल्म में भी उसने अपने बूढ़े पति की ही हत्या की थी। फिल्म से मुझे पता चला कि जब तक पुलिस को मर्डर वेपन नहीं मिल जाता, तब तक पुलिस का केस पुख्ता नहीं हो सकता। उस चाकू का टेस्ट जब पुलिस लेबोरेटरी में होगा तो यही बात सामने आएगी कि हत्या उस चाकू से नहीं हुई, तो पुलिस मर्डर वेपन ढूंढने पर लग जाएगी, क्योंकि उसे मिलने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने उस चाकू को अपने कमरे में खास जगह छिपा दिया था। कामिनी ने गिरीश सोनी को देखा। दोस्तों, यहाँ जिस फिल्म का जिक्र हो रहा है, उस फिल्म का नाम था धुंध।
अगर मैं गलत हूं तो आप अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। कामिनी ने गिरीश सोनी को देखा। दोनों की नजरें मिली। कामिनी ने अपना गिलास उठाया और घूंट भरा। वो नशे में थी पर होश में थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। तब मुझे कमरे में जाते किसी ने नहीं देखा। कुछ देर बाद ही नौकर ने वाघमारे की लाश देखी तो बंगले पर खून खून का शोर पड़ गया। पुलिस आ गई। आधी रात तक पुलिस का काम चलता रहा, फिर लाश उठा ली गई। तब थोड़ी बहुत पूछताछ हुई, लेकिन अगले दिन इंस्पेक्टर शाहिद खान 4 अन्य पुलिस वालों के साथ बंगले पर पहुंचा और शक की नजरों से सबसे पूछताछ करने लगा। उस वक्त मेरे मन में यह ख्याल आया कि पुलिस मुझ पर शक न करे, इसलिए किसी प्राइवेट जासूस को वाघमारे के हत्यारे को ढूंढने के काम पर लगा देना चाहिए। तब मैंने तुम्हें तभी कॉल बेल बजी। गिरीश सोनी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेस्टोरेंट से डिनर आया था। डिनर पेमेंट का लेन देन हुआ तो गिरीश सोनी ने दरवाजा बंद किया। डिनर का लिफाफा किचन में रखा और वापस सोफे पर बैठकर अपने गिलास से घूंट भरा। कामिनी पुष्ट से सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए थी। तुमने ये सच मुझे क्यों बताया? अब कोई हर्ज नहीं दिखा मुझे सब कुछ कह देने में। क्या मतलब? कामिनी ने आंखें खोली, गिरीश सोनी को देखने लगी। मैं तुम्हारी बातें पुलिस को बता सकता हूं। वैसे भी तो तुम यही करते। मैं समझा नहीं। गिरीश सोनी के होंठ सिकुड़े। आज दिन भर तुम नौकरों से मेरे बारे में पूछताछ करते रहे। जब एक नौकर से ये बात मुझे पता चली तो जाने मेरे मन में क्या आया। मैं अपने कमरे में पहुंची और छिपा रखे चाकू को देखने की चेष्टा की, परंतु मुझे वो चाकू वहां नहीं मिला जहां मैंने रखा था। मेरे होश उड़ गए। मैंने नौकरों से पता किया तो मालूम हुआ परसों तुमने 2 घंटे मेरे कमरे में बिताए थे, जब मैं बंगले से बाहर गई हुई थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो चाकू तुम्हारे हाथ लग चुका है। तभी तुम आज मेरे बारे में नौकरों से पूछताछ कर रहे थे। मैं समझ गई कि तुम जान चुके हो वाघमारे को मैंने मारा है। हाँ, चाकू मिलते ही मैं ये बात समझ गया था, गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। उस पर मेरी उंगलियों के निशान हैं, कामिनी ने नशे से भरे गंभीर स्वर में कहा। जब मैं वो चाकू पुलिस को दे दूंगा तो उसे पुलिस चेक कर लेगी। गिरीश सोनी ने घूंट भरा। कामिनी गिरीश सोनी को देखती रही। तुम मेरे कहने पर इस काम पर लगे थे। तुम्हें मेरे हक में काम करना चाहिए। तुमने मुझे वाघमारे के हत्यारे को तलाश करने को कहा था। मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। तुमने मुझे हत्यारा ठहरा दिया क्योंकि तुम हो, पर तुम्हें तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। हर प्राइवेट जासूस क्लाइंट का पूरा ध्यान रखता है, परंतु इस मामले में पुलिस से बात करना मेरे लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि यह हत्या का मामला है। पुलिस को सबूत देकर बताना होगा कि वाघमारे की हत्या तुमने की है। यह हर प्राइवेट जासूस का फर्ज है कि वो ऐसी कोई भी बात पुलिस से ना छिपाए। छिपाने पर पुलिस मेरा लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। मुझे 200 से 250 करोड़ की दौलत मिलने वाली है, कामनी संयत सी कह उठी। तो मैं तुम्हें 50 करोड़ दे सकती हूं अगर तुम ये मामला यहीं खत्म कर दो तो। रिश्वत दे रही हो? नहीं, तुम्हारी मेहनत की फीस दे रही हूं। मैं ऐसे काम नहीं करता। सब करते हैं। मैं नहीं करता। शरीफ हो? नहीं। तो फिर मेरा कहना मान लो। मैं किसी हत्यारे को मैंने तुम्हें बताया कि वाघमारे कैसा इंसान था, वो मेरे साथ कैसा सलूक करता था, तुमने सब सुना। हाँ। तो क्या वो अच्छा इंसान था? नहीं। उसे मारकर मैंने गलत किया? गिरीश सोनी चुप रहा, उसे देखता रहा। कुछ तो कहो। यही कह दो कि मैंने गलत किया उसे मारकर।
जिस पर गुजरती है हालातों को वही बेहतर समझ सकता है। सही किया या गलत किया इसका फैसला तो तुम्हारे पर ही है, क्योंकि उसे तुमने भुगता है। तकलीफ तुमने सही है, परेशान तुम हुई हो, मैं नहीं। मैं तो आज भी कहती हूं कि मैंने सही किया, वो मरने के ही लायक था। ये बात कानून को समझाना। कामिनी ने गहरी सांस ली। तुम्हें ना समझा सकी तो कानून को कैसे समझा पाऊंगी? कामिनी ने मुस्कुराकर कहा। तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो। मैं कल सब कुछ पुलिस को बताने वाला हूं, गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। सोच लिया? सोच चुका हूं। मेरे पे रियायत नहीं करोगे? वाघमारे बहुत गंदा इंसान था, कमीना कुत्ता था। गिरीश सोनी चुप रहा। कामिनी अपनी जगह से उठी तो नशे की झोंक में उसका शरीर लहराया, फिर संभल गई। यहां गिरना मत, गिरीश सोनी मुस्कुराया। कंट्रोल में हूं, चिंता मत करो जासूस साहब। कहने के साथ ही वो उस ड्रॉर वाली टेबल की तरफ बढ़ी जहां बोतल रखी थी। उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, और वो संभली हुई थी। अभी तुम्हारा गिलास खाली नहीं हुआ, पीछे से गिरीश सोनी ने कहा। जानती हूं। मेरे ख्याल में अब तुम्हें खाना खाकर घर चले जाना चाहिए। मैं टैक्सी बुलवा देता हूं। कामिनी टेबल के पास पहुंच कर ठिठकी, और टेबल का ऊपर का ड्रॉर थोड़ा सा खुला हुआ था। उसमें पड़ी रिवॉल्वर वो पहले ही गिलास बनाते हुए देख चुकी थी। उसने थोड़ा और ड्रॉर खोला और रिवॉल्वर निकालकर घूमी, और रिवॉल्वर का रुख गिरीश सोनी की तरफ कर दिया। गिरीश सोनी उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर बुरी तरह चौंका। ये तुम क्या कर रही हो? गिरीश सोनी हक्का बक्का सा कह उठा। कामिनी रिवॉल्वर थामे हौले से हंसी, फिर आगे बढ़ी। गिरीश सोनी ने उठना चाहा। बैठे रहो, कामिनी ने शांत स्वर में कहा। तुम नशे में हो, तुम नहीं जानती क्या कर रही। नशे में जरूर हूं, पर सब जानती हूं क्या कर रही हूं, कहकर वापस सोफे पर आ बैठी। गिरीश सोनी ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा, उसके चेहरे को देखा। कामिनी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। गिरीश ने उस पर झपटने की सोची, परंतु आगे चौड़ा सेंटर टेबल मौजूद था। अगर उस पर झपटता तब तक कामिनी आराम से उसे शूट कर सकती थी। रिवॉल्वर रख दो। अब तुम जो करने की सोच रही हो वो सरासर जुर्म होगा, गिरीश सोनी ने कहा। वाघमारे की हत्या की मैंने, वो जुर्म नहीं था। था, पर वो आवेश में, क्रोध में अचानक किया गया कत्ल था। लेकिन अब तुम जानबूझकर डर गए तुम, है ना? गिरीश सोनी ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर उसे देखा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगी। मैं तुम्हें मारने नहीं जा रही। तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूं कि अगर मैं बुरी औरत होती, पागल औरत होती, तो तुम्हें भी मार देती, क्योंकि कल तुम मेरे बारे में पुलिस को बताने जा रहे हो, और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। वाघ गंदा इंसान था, मैंने उसे मार दिया, और तुम बुरे नहीं हो। कहते हुए उसने रिवॉल्वर टेबल पर रख दी। गिरीश सोनी ने सतर्क भाव में रिवॉल्वर को, फिर कामनी को देखा। तो कल मैं जेल चली जाऊंगी, कामनी बोली। तुम्हें मेरे पर रहम करना चाहिए। रहम मांग रही हो रिवॉल्वर दिखाकर? वो तो मजाक था, मैं बुरी औरत नहीं हूं, कामनी मुस्कुराई। तो क्या कल मैं जेल जाने वाली हूं? हाँ, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार जरूर करेगी। सोच लो, मैं तुम्हें 50 करोड़ दे सकती हूं। जरूरत नहीं। ठीक है, मेरी कोई भी बात मत मानो, कामिनी उठ खड़ी हुई। पर कुछ तो तुम्हें मानना ही होगा। क्या? उसी पल कामिनी ने ऊपर पहन रखा टॉप उतार दिया। गिरीश सोनी ये होता देखकर सकपका उठा। ये तुम? विस्की भी क्या शानदार चीज होती है।
सारा डर, सारी झिझक भगा देती है। 2 पैग ना मारे होते तो ये बात मैं तुमसे कभी कह नहीं सकती थी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस जरूरत को पूरा करोगे। कामिनी की आवाज में चंचलता भर आई थी। वो मुस्कुराकर गिरीश सोनी को देखे जा रही थी। गिरीश सोनी उसी प्रकार सोफे पर बैठा उसके चेहरे को देखता रहा। कैसी लग रही हूं मैं? कामिनी की सांसें तेज हो गई थी। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, कला की मूर्ति की तरह, गिरीश के होंठों से निकला। तो फिर आओ ना। गिरीश सोनी की निगाह उसके शरीर से हट नहीं रही थी। तभी कामने आगे बढ़ी, टेबल पार किया और सोफे पर पसरे बैठे गिरीश सोनी के ऊपर जा बैठी। अगला दृश्य। कामिनी बाथरूम से बाहर निकली। तुम सच में अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। अगर कल मैंने जेल न जाना होता तो कल फिर आती। खैर छोड़ो, 12 से ऊपर का वक्त हो चुका है। डिनर ले लेते हैं, फिर टैक्सी मंगवा देना मेरे लिए। मैं छोड़ाऊंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं, टैक्सी मंगवा देना, मैं चली जाऊंगी। फिर दोनों ने एक साथ खाना खाया। रात का 1 बज गया था। गिरीश सोनी ने टैक्सी स्टैंड पर फोन करके टैक्सी मंगवाई। फिर कमरे के भीतर से रुमाल में लिपटा कुछ लाया और कामनी की तरफ बढ़ाया। चेहरे पर मुस्कान थी। ये क्या? कामनी उसके हाथ में थमे रुमाल को देखा। तुम्हारी उंगलियों के निशान वाला चाकू, जिससे तुमने वाघमारे की हत्या की थी, गिरीश बोला। ओह। उसने फौरन रुमाल पकड़ा और कांपते हाथों से उसे खोला। भीतर पीले रंग वाला वही चाकू था। वो फौरन पहचान गई। तुम ये मुझे दे रहे हो? कामिनी का चेहरा खुशी से भर उठा था। मैं समझ चुका हूं कि तुमने किन हालातों में वाघमारे को मारा। इसे किसी ऐसी जगह फेंक देना जहां ये किसी को भी ना मिल सके। इस तरह तुम बच जाओगी। गिरीश सोनी ने उसका गाल थपथपा कर कहा। तुमने तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर, जो मुझे ठीक लगा वो किया मैंने। कामिनी चली गई। अपने पीछे गिरीश के लिए यादें छोड़ गई। ड्राइंग रूम को ठीक करने की जरूरत थी। गिलास, रिवॉल्वर वहां रखे थे। सोफा भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वहां कुछ हुआ था। गिरीश के सिर पर कामनी का जादू सवार था। होंठों के बीच मन मन मुस्कान थी। ऐसे मूड में साफ सफाई करने का उसका कोई इरादा नहीं था और दूसरे बेडरूम में जाकर नींद लेने की सोची। वानखेड़े के बारे में भी सोच रहा था कि कल उसे कहना पड़ेगा कि वाघमरे की हत्या के बारे में उसने गलत अंदाजा लगाया था। कामिनी ने उसकी हत्या नहीं की थी। तभी कॉल बेल बज उठी। गिरीश सोनी ठिठका, दरवाजे को देखा। तो क्या कामिनी वापस आ गई? क्यों? वो तुरंत दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोला, परंतु सामने किसी अजनबी को पाकर ठिठक गया। इस इंसान को इसने पहले नहीं देखा था। सामने खड़ा इंसान गोपाल पोटे था। कहिए, गिरीश सोनी ने पूछा। आप प्राइवेट जासूस गिरीश सोनी हैं? गोपाल पोटे ने सभ्य स्वर में पूछा। जी हाँ। आपसे कुछ बात करनी है। बात? रात के 1:30 बजे? नहीं, बेहतर होगा कि कल सुबह मेरे ऑफिस में। मुझे देवराज चौहान ने भेजा है। देवराज चौहान ने? ओह। गिरीश सोनी तुरंत पीछे हटा। भीतर आइए। गोपाल पोटे भीतर आ गया। नाम क्या है आपका? गोपाल पोटे। गिरीश सोनी ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। देवराज चौहान ठीक तो है? ठीक है। गोपाल पोटे का स्वर शांत था। नजरें कमरे में दौड़ रही थी कि नजर टेबल पर पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिकी। क्या कहा देवराज चौहान ने? गोपाल पोटे ने आगे बढ़ते हुए जेब से रुमाल निकाला और टेबल से रिवॉल्वर उठा ली। ये बाहर क्यों है?
यूं ही गिरीश सोनी ने लापरवाही से कहा। बोलो, मेरे पास किस लिए आए? रुमाल से रिवॉल्वर थामे गोपाल पोटे गिरीश सोनी की तरफ पलटकर बोला। देवराज चौहान ने पूछा है कि मैगी कहाँ है। गिरीश सोनी की आंखें सिकुड़ गई। वो गोपाल पोटे को देखने लगा। मैगी? गिरीश सोनी के होंठों से निकला। हाँ। देवराज चौहान ने तुम्हें यह पूछने के लिए भेजा है? गिरीश सोनी का एक सतर्क सा हो उठा। हाँ। नहीं, इस वजह से देवराज चौहान किसी को मेरे पास नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझे नहीं पता कि मैगी कहाँ है। वो मेरे को फोन कर सकता था, तुम्हें भेजने की क्या जरूरत थी? तो तुम नहीं जानते कि मैगी कहाँ है? कौन हो तुम? एकाएक गिरीश सोनी ने तेज स्वर में पूछा। बोला तो, गोपाल पोटे। तुम्हें देवराज चौहान ने नहीं भेजा। मैं सही कह रहा हूं ना? गिरीश सोनी के दांत भिज गए। गोपाल पोटे आगे बढ़ा और सोफे पर रखी गद्दी उठा ली। गिरीश सोनी को देखा। गिरीश सोनी उसकी हरकतें देखकर सतर्क हो चुका था। रिवॉल्वर को रुमाल से पकड़ना, फिर गद्दी उठा लेना, मैगी के बारे में पूछना और कहना कि देवराज चौहान ने उसे भेजा है। हाँ, मुझे देवराज चौहान ने नहीं भेजा। गोपाल पोटे ने उसे देखकर शांत स्वर में कहा। जैम डिमोरा? गिरीश सोनी के होंठों से निकला। कौन? तुम्हें जैम डिमोरा ने भेजा है? एकाएक गिरीश सोनी का चेहरा फक हुआ। उसे ही मैगी चाहिए, है ना? गोपाल पोटे एकटक गिरीश सोनी को देखने लगा। एक नया नाम उसके सामने आया था, जैम डिमोरा। कौन है ये जैम डिमोरा? गोपाल पोटे ने शांत स्वर में पूछा। इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास बेहतर है। जैम डिमोरा के कहने पर ही तुम मैगी को ढूंढ रहे हो। मुझे जैम डिमोरा के बारे में बताओ। गिरीश सोनी ने होंठ भींच ली। मालूम है मैं यहां क्यों आया? गोपाल पोटे बोला। तब मैं यहां आने वाला था जब वो लड़की तुम्हारे पास पहुंची। मैंने सब्र के साथ उसके जाने का इंतजार किया। अब वो गई तो मैं आ गया। गिरीश सोनी उसे देखता रहा। यह नहीं भूला था कि उसके हाथ में उसकी रिवॉल्वर है, जिसे उसने रुमाल से पकड़ रखा है, और दूसरे हाथ में सोफे की गद्दी थमी थी। वो सिर्फ 5 कदम दूर था। तुमने मेरी रिवॉल्वर क्यों उठा ली? मुझे यहां तुम्हारी हत्या करने के लिए भेजा गया है। गोपाल पोटे बोला। हत्या? गिरीश सोनी बुरी तरह चौंका। मर्डर। किसने कहा मेरी हत्या करने को? मैं उसे नहीं जानता। एक लड़की खुद को छिपाकर मुझसे मिली, मोटे नोट दिए और कहा कि प्राइवेट जासूस गिरीश सोनी से मैगी के बारे में पूछो। अगर वो बता दे तो उसे छोड़ देना, नहीं तो मार देना। मैंने तुमसे पूछा कि मैगी कहां पर है, तो तुमने कहा कि तुम नहीं जानते, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। गिरीश सोनी होंठ भींचे उसे देखता रहा। मैगी के बारे में बताकर तुम अपनी जान बचा सकते हो, गोपाल पोटे बोला। मैं नहीं जानता मैगी कहाँ है, और तुम साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जैम डिमोरा ने भेजा है? तो तुम नहीं जानते कि मैगी कहाँ है? कहने के साथ ही गोपाल गिरीश सोनी की तरफ बढ़ा। तभी गिरीश सोनी ने गोपाल पोटे पर छलांग लगा दी। गोपाल पोटे ने फुर्ती के साथ सोफे की गद्दी को रिवॉल्वर के आगे किया। गद्दी से रिवॉल्वर ढांप लिया और ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर गद्दी से ढकी होने की वजह से फायर की आवाज ज्यादा न गूंजी। गोली गद्दी को पार करती गिरीश सोनी के पेट में आ घुसी। गिरीश सोनी के शरीर को तीव्र झटका लगा और वो लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा। दोनों हाथों से पेट को दबा लिया। जहां गोली लगी थी वहां से खून बाहर आने लगा। गोपाल पोटे ने सोफे पर से दूसरी गद्दी उठाई और नीचे पड़े गिरीश सोनी के पास पहुंचकर बोला, अभी भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, अगर तुम मैगी के बारे में बता देते हो तो। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, गिरीश सोनी ने कराहते हुए कहा। तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी।
गोपाल पोटे ने रिवॉल्वर वाले हाथ पर गद्दी रखकर उसे दबाया और झुकते हुए नाल उसके सिर पर लगा दी। ऐसा होते ही गिरीश अपना सारा दर्द भूलकर गोपाल पोटे को देखने लगा। मैगी कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता कि वो कहाँ। उसी समय गोली का मध्यम सा धमाका गद्दी के नीचे से उभरा और गिरीश सोनी का सर जोरों से हिला। फिर वो शांत हो गया। उसकी आंखें खुली पड़ी थी। गोपाल पोटे ने गद्दी को एक तरफ फेंका और रिवॉल्वर को लाश के पास ही रख दिया। हाथ में रुमाल थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रुमाल से ही पकड़कर दरवाजे का हैंडल दबाकर दरवाजा खोला और बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। सुबह 7 बजे जब काम वाली मेड फ्लैट पर पहुंची तब गिरीश सोनी के मर्डर की बात खुली। सोसाइटी में हंगामा मच गया। फौरन पुलिस को खबर दी गई। सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग इकट्ठे हो गए। आधे घंटे में ही पुलिस वहां आ गई। फ्लैट के भीतर नौकरानी के अलावा कोई नहीं था। वहां एक समझदार व्यक्ति मौजूद था जिसने किसी को भी भीतर जाने से रोक दिया था। गिरीश सोनी की लाश फर्श पर गुड़मुड़ सी पड़ी थी। पेट से खून बहकर फर्श पर बिखरा काला सा हो रहा था। सिर से भी खून बहकर सिर के आसपास सूख कर काला हो चुका था। पुलिस आते ही अपनी तफ्तीश में लग गई। टेबल पर पड़ा रिवॉल्वर सावधानी से अपने कब्जे में लिया। विस्की के गिलास कब्जे में लिए पुलिस फोटोग्राफर अपना काम करने लगा। फिंगरप्रिंट वाले कुछ देर में पहुंचने वाले थे। पुलिस ने बेडरूम में जाकर बेडरूम की हालत देखी। हर जरूरी कार्रवाई होती रही। 8:30 बजे फिंगरप्रिंट वाले भी आ गए और जगह जगह से उंगलियों के निशान उठाने लगे। क्योंकि प्राइवेट जासूस की हत्या का मामला था इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। 8:30 बजे इंस्पेक्टर वानखेड़े पुलिस कार पर हेडक्वार्टर जा रहा था जब शाहिद खान का फोन आया। सर, एक बुरी खबर है। उधर से शाहिद खान ने कहा। क्या? गिरीश सोनी को कल रात को उसके फ्लैट पर किसी ने गोली मार दी। नहीं, वानखेड़े के होठों से निकला। पुलिस उसके फ्लैट पर मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। गिरीश सोनी ने आज हमें कामिनी के खिलाफ सबूत देने को कहा था और रात में उसका मर्डर हो गया। मैं उसके फ्लैट की तलाशी लूंगा। सबूतों के लिए? यस सर। क्या पता सबूत उसने अपने ऑफिस में रखे होंगे। वहां भी देखूंगा सर। मैं भी गिरीश के फ्लैट पर पहुंचता हूं। जी सर। इस तरह वानखेड़े 9 बजे गिरीश सोनी के फ्लैट पर आ गया। गिरीश की मौत का उसे बहुत दुख था। उसका इस तरह मारा जाना वानखेड़े को पसंद नहीं आया। वहां मौजूद पुलिस वाले वानखेड़े को जानते थे। वानखेड़े भी उनकी तफ्तीश में शामिल हो गया। फिंगरप्रिंट वाले अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर शाहिद खान भी वहां आ पहुंचा और पूरे फ्लैट की बारीकी से तलाशी लेने लगा। वानखेड़े ने तफ्तीश कर रहे इंस्पेक्टर के साथ बातचीत की। इस केस के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगी? वानखेड़े ने पूछा। जी सर, इंस्पेक्टर ने कहा। फ्लैट पर कोई लड़की मौजूद थी। लड़की? जी हाँ। भीतर बेडरूम की हालत बताती है कि वहां क्या खेल खेला गया है। बेड पर लड़की के कुछ टूटे बाल भी मिले हैं जिसे हमने पैक कर लिया। उससे पहले उन्होंने ड्रिंक भी ली थी। सेंटर टेबल पर 2 गिलास मिले हैं। एक पर लिपस्टिक के निशान हैं। उनके भीतर कुछ विस्की भी बाकी थी। उधर टेबल के ऊपर विस्की की आधी से ज्यादा खाली बोतल भी मिली है। सब कुछ जब्त कर लिया है। फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। मर्डर का वक्त क्या है? वानखेड़े ने पूछा। डॉक्टर कहता है रात 1 से 3 के बीच हत्या हुई। गोली पास से मारी गई। लाश की आंखें खुली पड़ी हैं। मरते वक्त गिरीश सोनी अपनी मौत पर शायद हैरान हुआ पड़ा था। मतलब कि जिसने गोली मारी उसे यकीन नहीं होगा कि वो ऐसा करेगा। ऐसा हो सकता है। वो लड़की कौन थी? अभी मालूम नहीं हो सका। किसी ने तो उसे देखा होगा। ऐसा ही इस बारे में बाहर लोगों से पूछताछ कर रहा है। रिवॉल्वर कहाँ मिली? लाश के पास पड़ी थी। रिवॉल्वर पर से उंगलियों के निशान मिले? मिले। एक्सपर्ट ने रिवॉल्वर पर से निशान उठा लिए हैं। तुम इसे खुदकुशी मानते हो या हत्या? ये सरासर हत्या है सर। कैसे?
कोई इंसान आत्महत्या करेगा तो अपने पेट में गोली नहीं मारेगा, वो सिर में कनपट्टी पर गोली चलाएगा। इसके पेट में गोली मारी गई है, उसके बाद सिर में ऐसे एंगल से गोली मारी गई है कि आत्महत्या करने वाला इस प्रकार अपने सिर में गोली नहीं मार सकता। इंस्पेक्टर ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हमने हर मुख्य जगह से उंगलियों के निशान उठाए हैं, फ्रिज से, टीवी से, दरवाजे के हैंडल से, रिमोट से, किचन से, खासतौर से उस बेडरूम से, जबकि गिरीश शादीशुदा नहीं था। तुम गिरीश को जानते हो? एक बार मुलाकात हुई थी, फॉर्मल सी मुलाकात। वो लड़की जो रात उसके साथ थी, क्या वो कातिल हो सकती है? शक तो उसी पर जाता है, क्योंकि रात वही गिरीश के साथ थी। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। वो जरूर मिलेगी, वानखेड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा। गिरीश की हत्या में मेरी दिलचस्पी है इंस्पेक्टर। कोई खास वजह? आज वो एक हत्या के सबूत मुझे देने वाला था, और कातिल एक युवती ही है। वानखेड़े गंभीर था। ओह, कहीं उसी युवती ने गिरीश की हत्या? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप मुझे उसके बारे में बताएं, उसे मैं चेक कर लूंगा। मुझे फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दोपहर तक चाहिए। इंस्पेक्टर शाहिद खान से बात कर लेना, वो तुम्हें एक युवती के फिंगरप्रिंट देखना, उससे मिलते हैं प्रिंट। ठीक है सर। इस केस को गंभीरता से लो। प्राइवेट जासूस की हत्या कभी भी मामूली नहीं हो सकती। मैं समझता हूं सर, ऐसी हत्या के पीछे गहरा राज छिपा होता है। लाश कब तक पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी? आधे घंटे में सर। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। हमारा काम कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। उसके बाद फ्लैट को सील कर दिया जाएगा। गिरीश के घर वालों या रिश्तेदारों को जानते हैं आप? नहीं। मालूम करो, पता चल जाएगा। हो सकता है गिरीश की मौत की खबर फैलने पर उसके घर वालों को पता चले। वैसे उसके ऑफिस से पूछो, वो जरूर इस बारे में कुछ जानते होंगे। तभी एक सब इंस्पेक्टर बाहर से भीतर दाखिल हुआ और पास पहुंचकर इंस्पेक्टर से बोला, सर, सोसाइटी के वॉचमैन ने बताया कि रात 8-9 बजे एक लड़की गिरीश साहब के पास आई थी, और वो रात को 1:30 बजे गई। वो टैक्सी पर गई थी। वो वॉचमैन रात को ड्यूटी पर था? वानखेड़े ने पूछा। जी, सुबह 6 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है। सोसाइटी में पीछे की तरफ वॉचमैनों के रहने के लिए छोटे छोटे 4 कमरे बने हैं। वो उन्हीं में से एक में रहता है। मुझे उसके पास ले चलो, वानखेड़े बोला। आइए सर। तभी शाहिद खान पास आता कह उठा, कुछ नहीं मिला सर। गिरीश का ऑफिस चेक करो। मैं अभी वहां जाता हूं। कामिनी की उंगलियों के निशान यहां मिलने वाले फिंगरप्रिंट से मिलाना। मैं समझ गया सर। वानखेड़े सब इंस्पेक्टर के साथ सोसाइटी के पीछे बने गार्डों के कमरे में पहुंचा। सब इंस्पेक्टर एक गार्ड को एक कमरे में बुला लाया। वो सादे कपड़ों में था इस वक्त। चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे सोने की तैयारी कर रहा हो। रात की ड्यूटी देकर जगा जो रहा था। राम राम साहब जी, उसने हाथ जोड़कर कहा। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। तुम गिरीश सोनी को जानते हो? सोसाइटी में रहने वाले हर आदमी औरत को जानता हूं, यही मेरी ड्यूटी है। 8 साल से यहां नौकरी कर रहा हूं। कल शाम जो औरत गिरीश से मिलने आई, तुमने उसे देखा? बात भी की थी। वो साहब के फ्लैट में जाने का रास्ता पूछ रही थी। उसे फ्लैट का नंबर पता था? पता था साहब जी। तुमने इंटरकॉम पर गिरीश से कहा कि कोई तुमसे मिलने आया? साहब ने कह रखा था कि जब भी कोई औरत उनसे मिलने आए तो पूछताछ के बिना ही उसे भेज दिया करो। औरतें अक्सर गिरीश से मिलने आया करती थी? वानखेड़े ने पूछा। अक्सर तो नहीं, सप्ताह 10 दिन में कोई ना कोई आ ही जाती थी। हर बार नई औरतें होती थी या पुरानी ही होती? नई भी होती, पुरानी भी होती। कल रात जो औरत आई थी उसका नाम क्या था? मैंने पूछा नहीं था साहब जी। क्यों? साहब ने कह रखा था कि उनसे मिलने आने वाली औरतों से कुछ नहीं पूछना है, सीधा आने देना है। वो औरत पहले भी आती थी?
नहीं साहब जी, उसे तो कल रात पहली बार ही देखा था। हर रोज नाइट ड्यूटी तुम्हारी ही होती है? ज्यादातर मेरी ही होती है। उस औरत को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? पहचान लूंगा। वो आधी रात को वापस गई। जी हाँ, तब रात का 1:30 बज रहा था। टैक्सी पर गई थी वो। तुम्हें कैसे पता वो टैक्सी पर गई थी? पास ही टैक्सी स्टैंड है, वहां का एक ड्राइवर मांगेराम टैक्सी ले आया था। मेरे से बातें करता रहा। मांगेराम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सोसाइटी के फोन पर जब टैक्सी मंगाई जाती है तो कई बार वही टैक्सी लेकर आता है। मांगेराम ने तुम्हें बताया कि गिरीश ने टैक्सी मंगवाई है? जी बताया। टैक्सी आने के कितनी देर बाद वो औरत यहाँ आई थी? 10-15 मिनट बाद आ गई थी। मांगेराम उसे लेकर गया कहाँ? ये मुझे नहीं पता। उस औरत का हुलिया बताओ। वो औरत, मांगेराम ने सोच भरे स्वर में, मांगेराम ने यहां होना चाहिए था, गार्ड ने सोच भरे स्वर में कहा। महेश ने। वो सफेद रंग की लंबी स्कर्ट पहने थी, ऊपर टॉप जैसा कुछ पहन रखा था। उसके बाल कंधों तक खुले थे। खूबसूरत थी, पैसे वाली लग रही थी। उसके चेहरे की बनावट बताओ। महेश कामनी के चेहरे की बनावट बताने लगा। सब कुछ तो सामान्य रहा, परंतु जब महेश ने बताया कि उसकी ठोड़ी पर छोटा सा तिल था तो वानखेड़े चौंका। कामिनी की ठोड़ी पर तिल वो देख चुका था। तो क्या कामिनी ने गिरीश सोनी की हत्या की? हालात इसी तरफ इशारा कर रहे थे, परंतु इस बात का पक्का पता करना कि क्या वो कामिनी ही थी। वानखेड़े ने एसआई को गिरीश सोनी के फ्लैट पर जाने को कहा और खुद सोसाइटी से बाहर पास के टैक्सी स्टैंड पर पैदल ही पहुंचा। वहां पर 8-10 टैक्सियां खड़ी थी। तख्त पर 4-5 ड्राइवर बैठे थे। एक तरफ छोटा सा तंबू लगा रखा था। एक ड्राइवर टैक्सी लेकर जा रहा था तो वानखेड़े ने पूछा, तो मांगेराम हो? नहीं, कहने के साथ ही वह चला गया। वानखेड़े ने तख्त पर बैठे ड्राइवरों से पूछा। वानखेड़े तख्त पर बैठे ड्राइवरों के पास पहुंचा। मांगेराम से क्या काम है? एक ड्राइवर ने पूछा। वानखेड़े चूंकि सादे कपड़ों में था इसलिए उसने अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाया। कहाँ है वानखेड़े, कहाँ है मांगे, कहाँ है, कहाँ है मांगेराम? वानखेड़े ने पूछा। उसने कुछ गलत कर दिया साहब जी? नहीं, एक सवारी के बारे में उससे पूछताछ करनी है। यज्ञ, टैक्सी ड्राइवर ने दूसरे से कहा, क्या मांगे को बुला। यज्ञ फौरन टेंट में गया और मांगेराम को साथ ले आया। मांगेराम 40 बरस का था और वो सोया उठकर आया था। तुम मांगेराम हो? वानखेड़े ने पूछा। हाँ, पर मैंने कोई गड़बड़ बात नहीं की, वो हाथ जोड़कर बोला। कुछ पूछना है तुमसे। क्या? रात तुमने उस सोसाइटी से एक औरत की सवारी ली थी? जी हाँ, गिरीश साहब का फोन आया था। गिरीश को जानते हो? इतना ही कि वो जासूस हैं और अक्सर रात को टैक्सी मंगवा लेते हैं। रात गिरीश की किसी ने हत्या कर दी, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। ओह, उसके होंठों से निकला। रात कितने बजे तुमने उस औरत को टैक्सी में बिठाया? तब 1:40 बज गए थे। कहाँ ले गए थे उसे? विले पार्ले। विले पार्ले कहाँ? वानखेड़े मुस्कुराया क्योंकि कामनी भी विले पार्ले में ही रहती है। वो एक बंगले के सामने रुकी थी, उसने मुझे किराया दिया, फिर वो बंगले में चली गई। वो पूरी तरह होश में थी लेकिन उसके मुंह से विस्की की स्मेल आ रही थी, मांगेराम ने बताया। उसे दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? क्यों नहीं? मुझे वहां ले जा सकते हो जहां वो बंगले में गई थी? हाँ हाँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर विले पार्ले चलते हैं। मांगेराम ने तुरंत सिर हिलाया। तुम्हें टैक्सी का पूरा किराया मिलेगा। वानखेड़े जानता था कि अब कामिनी बचने वाली नहीं। गिरीश ने कहा था कि सुशील वाघमारे की हत्या कामिनी ने की है। ये बात कामिनी को पता चल गई होगी कि गिरीश इस बात को जान चुका है। ऐसे में वो रात को गिरीश के पास पहुंची, साथ में विस्की पी, हम बिस्तर हुई और गिरीश की रिवॉल्वर से ही उसे शूट कर दिया।
मांगेराम ने विले पार्ले के उसी बंगले के बाहर टैक्सी रोकी जहां कामनी रहती थी, जो कि सुशील वाघमारे का बंगला था जिसकी हत्या हुई थी। वानखेड़े के चेहरे पर सख्तियां ठहरी थी। सोसाइटी के गार्ड ने कामिनी का हुलिया बयान कर दिया था और टैक्सी ड्राइवर ने कामिनी के बंगले के सामने रोक दी थी। साहब जी, रात वाली औरत इसी बंगले में गई थी। तुम गलती तो नहीं कर रहे हो? मुझे अच्छी तरह याद है, गलती नहीं कर सकता इस बारे में, मांगेराम ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। तुम अभी उस औरत को देखोगे, देखकर मुझे बताना, वानखेड़े बोला। मांगेराम ने सिर हिला दिया। आओ मेरे साथ। दोनों टैक्सी से उतरे और बंगले के गेट पर जा पहुंचे। वहां गार्ड था जो कि वानखेड़े को बतौर पुलिस वाला जानता था। वानखेड़े यहां पहले भी आ चुका था। उसने फौरन गेट खोल दिया। कामिनी मैडम हैं? वानखेड़े ने गार्ड से पूछा। जी हाँ, भीतर ही हैं। रात वो बंगले पर कब लौटी थी? रात मेरी ड्यूटी नहीं थी, पर मुझे पता है कि मैडम आधी रात के बाद ही लौटी थी। कैसे पता? जी, वो रात वाले गार्ड ने सुबह यूं ही बातों बातों में बताया था, गार्ड ने जल्दी से कहा। वानखेड़े मांगेराम के साथ बंगले के भीतर पहुंचा। नौकर मिला तो उससे पता चला कि कामनी अभी तक नींद में है। वानखेड़े ने उसे जगाने को कहा और मांगेराम के साथ सोफे पर बैठ गया। ये काफी बड़ा ड्राइंग रूम था, सजावट से भरपूर। 10 मिनट बाद कामनी ऊपर की मंजिल पर रेलिंग पर दिखी। दोनों की निगाह कामनी पर गई। यही है, मांगेराम फौरन कह उठा। इसी मैडम को मैं रात यहां तक लाया था। ठीक है, वानखेड़े ने कहा। अब तुम जाओ। वानखेड़े ने उसे किराया दिया। वो चला गया। इंस्पेक्टर साहब, कामिनी ने ऊपर से कहा, आप ऊपर आ जाइए। वानखेड़े सीढ़ियां तय करके ऊपर की मंजिल पर पहुंचा तो उसे एक कमरे से सुनीता निकलती दिखी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पापा के कातिल का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? सुनीता ने पूछा। पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में तो कातिल को ढूंढने की जरूरत नहीं, सुनीता ने लापरवाही से कहा। क्यों? वो मजेदार पापा नहीं थे। उनके मरने के बाद चैन की जिंदगी हुई है, कहकर वो आगे बढ़ गई। वानखेड़े कामिनी के पास पहुंचा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कामिनी ने मुस्कुराकर कहा। दिन के 12 बजने वाले हैं। वानखेड़े ने उसे शांत भाव में वक्त बताया। रात लेट सोई, कहीं बाहर गई थी। आइए उधर ड्राइंग रूम में बैठते हैं, कामिनी ने कहा। कामिनी का चेहरा खिला हुआ था आज। यह कहा जाए कि वो पहले से अधिक जवान लग रही थी तो गलत नहीं होगा। शरीर पर गुलाबी रंग की नाइटी और गाउन था। सिर के बालों को पीछे करके बांध रखा था। पहली मंजिल के ही एक कमरे में पहुंचे जो कि ड्राइंग रूम के रूप में था और सामान्य कमरों की तरह ही था। दोनों आमने सामने सोफों पर बैठे तो कामिनी ने पूछा, आपके साथ कौन था जो चला गया? बताऊंगा, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। पहले कुछ बातें हो जाए। मेरे पति के कातिल का पता चला? कुछ कुछ। कौन है वो? कामिनी ने वानखेड़े की आंखों में देखा। वो तुम भी हो सकती हो। वानखेड़े का स्वर सामान्य था। कामिनी वानखेड़े को देखने लगी, फिर बोली, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मुझे मजाक करने की आदत भी नहीं है। तो आपका मतलब है कि मैंने अपने पति की हत्या की है? कामिनी का लहजा तीखा हो गया। कल मुझे गिरीश सोनी ने बताया कि सुशील वाघमारे की हत्या तुमने की है, वानखेड़े बोला। आज गिरीश मुझे सबूत देने वाला था। तो उससे सबूत लो इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार कर लो। किससे लूं? गिरीश सोनी से। वैसे उसको मैंने ही इस केस पर लगाया है, मोटी फीस एडवांस में दी है। वो मेरे खिलाफ ऐसी बात नहीं कह सकता। उसने कही है। हैरानी है,
मैं मिस्टर गिरीश से इस बारे में बात करूंगी, कामिनी ने शांत स्वर में कहा। उसने आपको सबूत दिए? वानखेड़े कामिनी को देखने लगा। कामिनी बेहद शांत दिख रही थी। तभी नौकर भीतर प्रवेश किया और कॉफी के 2 प्याले और कुछ खाने पीने का सामान रख गया। कामिनी ने एक प्याला उठाकर घूंट भरा और वानखेड़े से कहा, कॉफी लीजिए इंस्पेक्टर साहब। वानखेड़े की निगाह कामिनी पर ही रही। वो बोला, अब मैं सीधी बात कर रहा हूं। कामिनी कुछ नहीं बोली। कल रात आप कहां थी? कल रात? कामिनी ने कॉफी का घूंट भरा। रात 1:30 तक गिरीश सोनी के पास उसके फ्लैट पर थी। क्यों? गिरीश साहब ने कुछ पूछने के लिए मुझे बुलाया था, कामिनी ने कहा। इतनी रात को? मैं वहां 8:30-9 बजे पहुंची थी और बातों बातों में रात का 1:30 बज गया। ये बात मिस्टर गिरीश भी बता सकते हैं। तुमने वहां विस्की भी पी? तो क्या गलत कर दिया? मैंने मिस्टर गिरीश के साथ खाना भी खाया था, कामिनी मुस्कुराई। उसके बाद तुम दोनों बिस्तर पर गए? इंस्पेक्टर, प्लीज, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। इन बातों को पूछने के लिए मैं आपको पुलिस हेडक्वार्टर भी बुला सकता हूं। इन बातों को आप इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? मैं मिस्टर गिरीश के पास रात 1:30 बजे तक रही, विस्की पी, खाना खाया, हम दोनों पर बेड पर गए। ये हम दोनों की मर्जी थी। इसमें पुलिस को क्या परेशानी है? वापसी पर तुमने क्या किया? क्या किया? गिरीश सोनी की रिवॉल्वर उठाई और उसे शूट कर दिया। क्या? कामिनी का प्याला थामे हाथ जोर से कांपे, मुंह खुला का खुला रह गया। वानखेड़े पैनी निगाहों से कामिनी को देख रहा था और काफी हद तक यकीन के साथ कह सकता था कि कामिनी को गिरीश सोनी की मौत का पहले से पता नहीं था। यानी कि गिरीश की हत्या कामिनी ने नहीं की। तभी कामिनी की सांसें तेज चलने लगी। वो घबरा कर बोली, गिरीश मर गया? तुमने उसे शूट किया और वहां से चली आई? मैंने शूट किया? कामिनी हक्की बक्की बोली। ये तुम क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर, मैंने गिरीश को नहीं मारा। वो बहुत अच्छा इंसान था। हम दोनों तो दोस्त बन गए थे। रात को गिरीश के पास सिर्फ तुम थी। तुमने मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे सही सलामत छोड़कर आई थी। हम आज रात भी मिलने वाले थे। तुम इस बात को कैसे साबित करोगी कि तुमने गिरीश को नहीं मारा? मैं साबित करूं? तुम्हें ही करना होगा। सोसाइटी के गार्ड ने तुम्हें आते देखा, जाते देखा। जो टैक्सी ड्राइवर तुम्हें रात यहां लाया वो अभी मेरे साथ था और उसने तुम्हारी पहचान कर ली है कि रात तुम्ही को इस बंगले पर छोड़ा। वो ड्राइवर ही मुझे यहां तक लाया। उसे तुमने भी देखा है अभी। हत्या के हत्या के वक्त तुम गिरीश के पास थी। पुलिस डॉक्टर का कहना है कि हत्या रात 1 और 2 के बीच हुई। तब तुम वहां थी। मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर। कामिनी थकी सी दिखने लगी। मैंने गिरीश को नहीं मारा। 1 और 2 के बीच तुम वहां थी। मैं वहां से 1:30 बजे चल दी थी। वहां के गार्ड से पूछ लो, उस टैक्सी ड्राइवर से पूछ लो। मैं गिरीश जैसे अच्छे इंसान की हत्या क्यों करूंगी? वो वो बहुत अच्छा था। मैं बताता हूं तुमने गिरीश की हत्या क्यों की, वानखेड़े ने सख्त स्वर में कहा। तुम्हें पता चल गया था कि गिरीश ने यह बात जान ली है कि तुमने ही अपने पति की हत्या की है। उसके पास सबूत थे जो कि आज वो पुलिस को देने वाला था। शायद ये बात खुद गिरीश ने तुम्हें बता दी। तुम्हें लगा कि अब तुम बच नहीं सकती। तुम सीधा गिरीश के पास पहुंची, उसे पटाने की चेष्टा की कि वो सबूत तुम्हें दे दे। तुमने उसके साथ विस्की पी, डिनर किया और उसे खुश करने के लिए बेड पर गई। तुम्हारी मंशा उससे सारे सबूत ले लेने की थी, परंतु गिरीश ने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन वो सबूत नहीं दिए। तुम गुस्से में आ गई। यानी कैसे तुम्हारे हाथ रिवॉल्वर लग गया और उसी क्रोध में तुमने गिरीश पर गोलियां चला दी। एक गोली पेट में लगी, दूसरी सिर में, और वो मर गया। इंस्पेक्टर, तुम
सुनती रहो। वानखेड़े के स्वर में कठोरता थी। गोलियों की आवाजें इसलिए नहीं गूंजी कि तुमने गोली चलाते वक्त रिवॉल्वर को सोफे की गद्दी के नीचे दबा दिया कि आवाज गूंजे नहीं फायर की। 2 फायर और 2 गद्दियां। उसके बाद तुमने फ्लैट की तलाशी ली। तुम्हें सबूत मिल गए और तुम बड़े आराम से गिरीश की बुलाई टैक्सी, जो कि बाहर खड़ी थी, पर बैठकर बंगले पर पहुंची और निश्चिंत हो गई कि सब ठीक हो गया। तुमने ही गिरीश को मारा और बस करो इंस्पेक्टर। कामिनी के स्वर में कंपन था। कॉफी का प्याला वो टेबल पर रख चुकी थी। और कुछ मत कहो। तीर तुक्के चलाना बंद करो। मैंने गिरीश को नहीं मारा। हमारी मुलाकात खुशी से भरी थी। मैं उसे जिंदा छोड़कर आई थी। कातिल कभी भी ये नहीं कहता कि वही कातिल है। सबूत बताते हैं कि वो कातिल है। तो सबूत ले आओ। मैंने गिरीश की हत्या की है। तुम पागल हो जो मेरे पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने मैडम, वानखेड़े शब्दों को चबाकर बोला, गिलास पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। और भी कई चीजों पर से आपके निशान मिले होंगे। मेरे पास पहले से ही तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। इंस्पेक्टर शाहिद उन निशानों को कुछ देर में मिला लेगा। इससे तो साबित नहीं होता कि मैंने गिरीश को मारा। कामिनी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। गोली चलाते वक्त हाथों में कुछ पहना था या नहीं? क्या मतलब? कामिनी के होंठों से निकला। अगर पहना था तो रिवॉल्वर पर से तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे। अगर कुछ नहीं पहना तो तुम गई मैडम। ओफ! कामिनी ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या हुआ? वानखेड़े बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। कामिनी ने वानखेड़े को देखा। चेहरा फक हो चुका था उसका। इंस्पेक्टर, मैंने रिवॉल्वर हाथ में पकड़ी थी। कामिनी के स्वर में कंपन था। पकड़ी थी? वानखेड़े का स्वर कड़वा हो गया। यूं ही मजाक मजाक में पकड़ी। और गोली चल गई? नहीं, ऐसा ही हुआ था। तुम धीरे धीरे असलियत की तरफ बढ़ रही हो। तुम मेरी बात को गलत मत लो इंस्पेक्टर। वानखेड़े कामिनी को देखे जा रहा था। मैंने रिवॉल्वर को पकड़ा था जब मैं ड्रिंक ले रही थी। क्यों पकड़ा था? यूं ही। रिवॉल्वर तब थी कहां? टेबल की ड्रॉज में। ड्रॉज थोड़ा खुला था। मुझे वो दिख गई। उसी टेबल पर मैं ड्रिंक तैयार कर रही थी, तो मैंने यूं ही मजाक मजाक में रिवॉल्वर को पकड़ लिया। ये 9:30-10 बजे की बात थी। अब तुम्हें चिंता है कि पुलिस को रिवॉल्वर पर से तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलेंगे? कामिनी ने हाँ में सिर हिलाया। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो चिंता मत करो, वानखेड़े ने कहा। क्या मतलब? जिसने गिरीश को शूट किया, रिवॉल्वर पर उसी की उंगलियों के निशान पुलिस को मिलेंगे। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। परंतु कामिनी के चेहरे पर अभी भी व्याकुलता थी। तुम परेशान क्यों हो? सब मिली जुली बातें हैं। गिरीश का मर्डर हो जाना, तुम्हारा मुझ पर शक करना, और पुलिस तो सब पर शक करती है जब तक हत्यारा मिल नहीं जाता। मैंने गिरीश को नहीं मारा इंस्पेक्टर। सब सामने आ जाएगा, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी मानो तो सब सच मुझसे कह दो। कुछ भी मत छिपाओ। पुलिस से कभी कुछ भी नहीं छिप सकता। तुमने वो सबूत लेने के लिए गिरीश को मारा? इंस्पेक्टर प्लीज, मेरी बात का भरोसा। पुलिस किसी का भरोसा नहीं करती। पुलिस के पास अपनी ही तरह का दिमाग होता है। हम सामान्य लोगों की तरह नहीं सोचते। हम सबूतों को देखते हैं, इंसानी चेहरे को पढ़ते हैं। लोग पुलिस को ज्यादा नहीं समझ पाते। हर मुजरिम अपने को ज्यादा चालाक समझता है, लेकिन अंत में पुलिस की चालाकी में फंस जाता है। पुलिस सामने वाले को एक मौका जरूर देती है कि वो सच्चाई उगल दे। ऐसा कम ही होता है कि अपराधी अपराध स्वीकार कर ले। मैं इस वक्त तुम्हें मौका दे रहा हूं। पुलिस इस तरह काम करती है? कामिनी ने बेचैनी से कहा। इसी तरह काम करती है। कोई बेगुनाह हो तो उसे भी पकड़ लेती है।
पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती। सबूत कभी भी झूठ नहीं बोलते। जो सबूत कहते हैं पुलिस वही करती है। मान लो रिवॉल्वर पर मेरी उंगलियों के निशान मिलते हैं, पर कत्ल मैंने नहीं किया तो? तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलते हैं तो कत्ल तुमने ही किया है। ये तो सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? कामिनी ने खुद को संयत करने की चेष्टा की। रिपोर्ट कुछ ही देर में आ जाएगी, वानखेड़े बोला। तुमने कहा कि गिरीश ने तुम्हें बुलाया था? हाँ। क्यों? क्या पूछा उसने तुमसे? कामिनी वानखेड़े को देखने लगी। आप ये क्यों जानना चाहते हैं? गिरीश को कुछ पूछना होता तो वो तुम्हें नहीं बुलाता, बल्कि तुम्हारे पास आता। मैं उसकी क्लाइंट थी, वो मुझे बुला सकता था, कामिनी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम उसके साथ बेड पर गई? गई? अपनी मर्जी से या गिरीश ने जबरदस्ती? कोई जबरदस्ती नहीं हुई। इसमें मेरी मर्जी ज्यादा शामिल थी। मैंने ही उसे सब कुछ ऑफर किया। क्यों? बूढ़े इंसान की पत्नी रही मैं, जिसमें मर्द नाम का कुछ नहीं था। फिर क्यों की बात कहां से आ गई? गिरीश के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत थे कि अपने पति की हत्या तुमने की होगी। होंगे। अपने को उसके हवाले करके तुमने सबूतों का सौदा किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सबूत कहाँ हैं? मुझे क्या पता? तुम्हारे पास नहीं है? नहीं। उन सबूतों को लेकर तुम में और गिरीश में बातें हुई थी? कामिनी चुप कर गई। जवाब दो। जरूरी तो नहीं कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूं, इंस्पेक्टर। पुलिस को जो जानना होता है वो जान लेती है। पुलिस से खेल मत खेलो, तुम्हें नुकसान। तभी वानखेड़े का फोन बज उठा। हेलो। वानखेड़े ने कॉल रिसीव की। सर? शाहिद खान की तेज आवाज वानखेड़े के कानों में पड़ी। रिवॉल्वर पर से कामिनी की उंगलियों के निशान मिले हैं। क्या? वानखेड़े चौंका। अभी अभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने बताया। मैं उसके पास ही हूं। हमने उसके पति के केस के सिलसिले में उसके फिंगरप्रिंट पहले ही ले रखे हैं। उनसे रिवॉल्वर पर मिले निशानों को मिलाया तो वो एक ही हैं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। सर, कामिनी को गिरीश की हत्या के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। यह काम मैं कर लूंगा। मैं इस वक्त कामिनी के पास ही हूं। ओह। वानखेड़े ने फोन बंद किया। गंभीर स्वर में कामिनी से कहा, मैं तुम्हें गिरीश की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैंने गिरीश को नहीं मारा, कामिनी तेज स्वर में कह उठी। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ चुकी है। रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। पर मैंने गिरीश की हत्या नहीं की। तुमने ही की, तभी रिवॉल्वर पर। मैंने बताया तो कि मैंने रिवॉल्वर को पकड़ा था, फिर उसे टेबल पर रख दिया था, कामिनी आहत स्वर में कह उठी। गिरीश को उसी की रिवॉल्वर से शूट किया गया। रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। यह सीधा सा मामला है। तुमने गिरीश की हत्या की है। शायद तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारे खिलाफ गिरीश के पास सबूत हैं। तुम उन्हें लेने गिरीश के पास गई, उसके साथ विस्की पी, उसके साथ बिस्तर पर गई। तुमने सोचा होगा कि ये सब करके तुम उससे वो सबूत ले लोगी, परंतु गिरीश ने वो सबूत देने से इनकार कर दिया, तो तुमने गुस्से में उसके ही रिवॉल्वर से उसकी हत्या कर दी। कामनी एकटक वानखेड़े को देख रही थी। तुम इसी वक्त से गिरफ्तार हो और मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलो। ये कानून है, कामिनी हताश स्वर में कह उठी। हाँ, यही कानून है। अपराधी कभी भी। अब मैं समझी कि पुलिस कैसे काम करती है। कामिनी के चेहरे पर गुस्सा दिखा। जब मैंने कहा कि गिरीश को मैंने नहीं मारा, तो मेरी बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा। और कानून सबूत देखता है। रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। रात 1:30 बजे तक तुम गिरीश के साथ थी और उससे मिलने वाली आखिरी इंसान थी। तुम्हारे पास उसे मारने की वजह भी थी। चलो अब। मैंने गिरीश को नहीं मारा, इंस्पेक्टर, कामिनी गुस्से से कह उठी।
जो कहना हो हेडक्वार्टर पहुंचकर कहना। तुम मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं फ़ोन करके महिला पुलिस को बुला सकता हूँ, वो तुम्हें उठाकर यहाँ से ले जाएंगी। वानखेड़े गंभीर था। कामिनी ने वानखेड़े को देखा, फिर बोली, कानून सबूत के बिना किसी को नहीं पकड़ सकता। कानून सबूत के बिना किसी को नहीं पकड़ सकता? नहीं पकड़ सकता। तो फिर सुनो, मेरी सुनो। मैं सच कह रही हूं। मैंने अपने पति सुशील वाघमारे की तो हत्या की है, पर गिरीश की नहीं। कामिनी का स्वर दृढ़ता से भरा हुआ था। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। क्या? वानखेड़े चौंका। तुमने अपने पति की हत्या की है? हाँ। मान रही हो इस बात को? हाँ। सोच कर बोलो। मैं वाघमारे की हत्या के इल्जाम में भी तुम्हें गिरफ्तार कर मैं वाघमारे की हत्या का इल्जाम भी तुम पर लगा सकता हूं। नहीं लगा सकते, क्योंकि तुमने ही कहा है कि कानून का हर काम सबूतों पर चलता है। वानखेड़े कामिनी को देखने लगा। कामिनी का चेहरा दृढ़ता से भरा हुआ था। यह बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि तुम मेरी बात का यकीन करो। गिरीश को मैंने नहीं मारा, वो बोली। तो उंगलियों के निशान? बताया तो, मैंने रिवॉल्वर पकड़ी थी। जिसने गिरीश को शूट किया उसने भी तो रिवॉल्वर पकड़ी होगी, तब उसके निशान रिवॉल्वर पर आने चाहिए। ये मैं नहीं जानती, पर मैंने गिरीश को नहीं मारा। मैं उसे हंसते खेलते छोड़कर आई थी। वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। तुम में और गिरीश में क्या बात हुई थी? कल गिरीश बंगले पर आकर नौकरों से मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। ये बात मुझे पता चली तो मैंने अपने बेडरूम में छिपा रखे उस चाकू को ढूंढा जिससे कि मैंने सुशील वाघमारे की हत्या की थी। वो चाकू पुलिस के पास है, वानखेड़े के होठों से निकला। वो चाकू नहीं है जिससे मैंने वाघमारे को मारा था। ओह! वानखेड़े की आंखें सिकुड़ गई। वो चाकू तो मैंने पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश के पास फेंक दिया था, जबकि असली चाकू मैंने अपने बेडरूम में छिपा दिया था। कमाल की पुलिस है जो अभी तक ये नहीं जान पाई कि मिला चाकू मर्डर वेपन भी है या नहीं। इसकी रिपोर्ट आज कल में आने वाली है, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। तो मैं बता रही थी कि मुझे बेडरूम से वो चाकू नहीं मिला तो मैं समझ गई कि गिरीश ने वो चाकू ढूंढ निकाला है और उसके पास है। तब 2 दिन पहले मैं बंगले पर नहीं थी तो उस वक्त गिरीश 2-3 घंटे मेरे कमरे में रहा। नौकरों से मालूम हुआ था, उसी दौरान उसने चाकू ढूंढ लिया होगा। मैं समझ गई कि गिरीश जान गया है कि वाघमारे को मैंने मारा है। तो तुम कल रात उसके फ्लैट पर वो चाकू लेने ही गई थी? वानखेड़े ने पूछा। ऐसा ही सोचा था मैंने, पर मेरे मन में हत्या जैसी बुरी भावना की कोई बात नहीं थी। मैं कोई पेशेवर हत्यारी तो हूं नहीं कि हर किसी की हत्या करती फिरूं। मैं शरीफ औरत हूं और वाघमारे की हत्या मैंने इसलिए की क्योंकि उसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं ऐसा करूं। 6 साल तक मेरी जिंदगी बर्बाद करता रहा। वो सिर्फ नाम का ही मर्द था। बीमारियों ने उसे घेर रखा था। हर वक्त वो झगड़ा करता रहता था। 26 से मैं 32 की हो गई और अब वो मुझे तलाक देना चाहता था। इसलिए तुमने उसे मार दिया कि बाद में उसकी दौलत पा सको? एकमात्र यही वजह नहीं है, और भी बहुत सी वजह थी। वो गंदा और कमीना इंसान था। उसके बच्चे या नौकर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसकी वजह से घर में हर वक्त तनाव का माहौल रहता था। तो वाघमारे को तुमने मारा? हाँ, वो इसी काबिल था। गिरीश के यहां क्या हुआ था? कुछ खास नहीं हुआ जो पुलिस का मतलब का था। हमने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की, विस्की पी, बातें की। वो माना कि उसने उसके कमरे में छिपा रखे चाकू को बरामद किया है जो कि उसके पास है, कल पुलिस को देने वाला है। मैंने वो चाकू मांगा क्योंकि उस पर मेरी उंगलियों के निशान थे, परंतु उसने देने से मना कर दिया। मैं समझ गई कि वो चाकू नहीं देगा। तब मैंने भी जोर नहीं दिया। यही सोचा कि कल मुझे पुलिस पकड़ लेगी। बूढ़े के साथ रहकर मर्द के प्यार को मैं तरस कर रह गई थी। ऐसे में मैंने गिरीश को तैयार किया कि वो मुझे प्यार करे। तुमने तैयार किया?
हाँ, मैं उसकी क्लाइंट थी, इसलिए वो आगे बढ़ने से हिचक रहा था। फिर फिर हमने प्यार किया। उसके बाद हमने एक साथ खाना खाया। तब रात के 1:30 बजने जा रहे थे और गिरीश ने मेरे लिए टैक्सी का इंतजाम कर दिया था। वो तो कह रहा था कि मुझे छोड़ आता है, परंतु मैंने ही मना कर दिया। जब मैं जाने लगी तो उसने भीतर के कमरे से लाकर एक छोटी सी डिब्बी मुझे दी, जिसमें वाघमेरे की हत्या का गवाह मर्डर वेपन था। वो उसने अपनी खुशी से मुझे दिया। मैंने उसे सब बताया कि किन हालातों में मैंने वाघमारे को मारा। उसे समझ आ गई होगी कि मैंने ठीक किया। उसके बाद मैं चली आई। उसने दरवाजा बंद किया था, मुस्कुराकर। आज रात हम फिर मिलने वाले थे। ऐसे में मैं उसकी हत्या कैसे कर सकती हूँ? वो चाकू कहाँ है? रात टैक्सी में आते वक्त मैंने बाहर फेंक दिया था। बाहर कहाँ? उस समय टैक्सी सीलिंग पुल से निकल रही थी, जो समंदर के ऊपर से पुल जाता है। मैंने टैक्सी के पीछे का शीशा नीचे किया और वो चाकू समंदर में उछाल दिया। कामिनी ने गंभीर स्वर में कहा। और वहां से चाकू ढूंढा ही नहीं जा सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता, इंस्पेक्टर। कामिनी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं सुशील वाघमारे की हत्या करने की बात कबूल कर रही हूं, जिसकी कि तुम्हें हवा भी नहीं है। लेकिन इस बात से मैं अंत तक इंकार करती हूं कि मैंने गिरीश को मारा है। मैंने उसे नहीं मारा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था और रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के बताया तो। मैंने रिवॉल्वर मजाक मजाक में अपने हाथ में पकड़ी थी। उसी से गिरीश की हत्या हुई है और तब भी तुम्हारी उंगलियों के निशान रिवॉल्वर पर थे। मतलब कि हत्या तुमने की। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं? पुलिस सिर्फ सबूतों पर विश्वास करती है। पुलिस पागल है। गिरीश को मारने की तुम्हारे पास वजह थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। इस बात का फैसला कानून करेगा। कामिनी थके अंदाज में वानखेड़े को देखने लगी। क्या तुम अपने पति की हत्या करना स्वीकार करती हो? कर तो चुकी हूं। मेरे सामने नहीं, कानून के सामने, अदालत में। कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वो मर जाने के ही काबिल था। कामिनी के दांत भिज गए। ठीक है, वो मामला बाद में देखूंगा। अभी तो तुम्हें गिरीश की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूं। मेरे साथ चलना पसंद करोगी या महिला पुलिस को बुलाऊं? वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? मैंने गिरीश को नहीं। सुन चुका हूं। जो कहना हो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर। इंस्पेक्टर। कामिनी सूखे होंठों पर जीभ फेर कर बोली। मुझे मेरे हिस्से का 200-250 करोड़ मिलने वाला है। वानखेड़े के होंठों के बीच छोटी सी मुस्कान उभरी। मैं तुम्हें 50 करोड़ दे सकती हूं अगर ये मामला यहीं खत्म कर दो। कामिनी गंभीर स्वर में बोली। यह ऑफर तुमने गिरीश को भी दी होगी? हाँ, परंतु उसने पैसा लेने की बात की परवाह नहीं की, इसलिए तुमने उसे शूट कर दिया। कामिनी के दांत भिज गए। मैंने उसे नहीं मारा। कामिनी गुर्रा उठी। मैं महिला पुलिस को बुलाने जा रहा। जरूरत नहीं। कामिनी गंभीर क्रोध से भरे स्वर में कह उठी। मैं चलने को तैयार हूं, एक ऐसी हत्या के जुर्म में जो मैंने की नहीं। अगला दृश्य। अली बख्श। आजकल तो मजे ही मजे थे उसके। देवराज चौहान की बदौलत 4 करोड़ उसे मिल गए थे। यह बहुत बड़ी रकम थी उसके लिए, वरना अब तक तो चंद लाखों का खेल ही खेलता रहा था। परंतु उसने जो देवराज चौहान का खूब साथ दिया था, डकैती का जादूगर और हांगकांग में डकैती में, ये उसी का इनाम देवराज चौहान ने उसे दिया था। पैसा हाथ में आ जाने के बाद सबसे पहले उसके मन में यह विचार आया कि किसी तरह इंस्पेक्टर वानखेड़े की नज़रों से दूर हो जाए, क्योंकि वानखेड़े उसे हांगकांग में मिल चुका था और जान गया था कि डायमंड वॉल्ट डकैती में वो भी देवराज चौहान के साथ था। सुनील कर पकड़ा जा चुका था, उसकी वजह से वानखेड़े को सब मालूम हो गया था। अली बख्श ने अपनी जिंदगी का ठर्रा बदलने की सोची।
सबसे पहले उसने 1.25 करोड़ का MIG फ्लैट खरीदा जिसमें 2 बेडरूम थे, लॉबी थी, ड्राइंग रूम था। ये सोसाइटी का फ्लैट था। इज्जतदार लोग यहाँ रहते थे। अली ने सोचा वो भी शराफत से जिंदगी बिताएगा। ये उसे मौका मिला था अपनी जिंदगी को ठीक बनाने का। फ्लैट को संवारने में ही काफी दिन लग गए। महंगे से महंगा सामान लाकर फ्लैट में रखा। इसी बीच एक भीड़ भरे बाजार में 70 लाख की दुकान खरीदी। उसका प्रोग्राम था कि दुकान पर कोई काम शुरू करेगा। क्या करना है ये अभी सोचा नहीं था। ताले तोड़ने का काम उसने पैसा आते ही बंद कर दिया था। अब तो वो अपनी शादी के बारे में भी सोचने लगा था कि शादी भी कर लेगा, मजे से जिंदगी बिता लेगा। हर रात बोतल खोलता और पेट भर पीता। पास की मार्केट के एक रेस्टोरेंट से रात का खाना भेजने के बारे में फिक्स कर लिया था। हर रात 11 बजे रेस्टोरेंट से खाना आ जाता, जब वो पी पा के टुन हो चुका होता। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और अली सोच रहा था कि रात को पास में लड़की होनी चाहिए। वो किसी पुरानी लड़की को नहीं बुलाना चाहता था। उसने पुराने संबंधों को छोड़ दिया था ताकि उसकी बीती जिंदगी की पोल न खुले। किसी से फोन पर बात हो जाती तो हो जाती, लेकिन उसका नया ठिकाना कोई नहीं जानता था। उसके मन में था कि ये फोन नंबर बंद करके नया नंबर ले लेगा। इस तरह वो सुरक्षित रह पाएगा। इंस्पेक्टर वानखेड़े तो उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये भी सोचने लगता कि जो दुकान उसने ली है उस पर वो क्या काम करेगा। कभी रेस्टोरेंट खोलने का ध्यान आता तो कभी डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की सोचता। पैसे की उसके पास कोई कमी तो थी नहीं। इससे पहले कि पैसा खत्म हो वो अपने पैर जमा लेना चाहता था। तभी कॉल बेल बज उठी। चिड़िया के चहचहाने की आवाज फ्लैट में गूंजी। अली को यह आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। कल ही ये बेल इलेक्ट्रिशियन से लगवाई थी और आज बज भी गई। वो उठा और दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोला। बाहर अजनबी खड़ा था, परंतु वो हमारे लिए अजनबी नहीं है। वो गोपाल पोटे था। कहिए, अली बख्श ने बेहद शराफत से पूछा। वो ये भूला नहीं था कि अब वो सोसाइटी के फ्लैट में रहता है। अली बख्श हो? गोपाल पोटे ने सामान्य स्वर में कहा। हाँ, अली बख्श हैरान हुआ। आप मेरा नाम कैसे? देवराज चौहान ने भेजा है मुझे, गोपाल पोटे बोला। देवराज चौहान? अली बख्श चौंका। ओह, देवराज चौहान ने तुम्हें भेजा है। आओ आओ। अली बख्श गोपाल पोटे को फ्लैट के भीतर ले आया। देवराज चौहान के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वो बहुत अच्छा इंसान। कहते कहते अली बख्श छिटका, फिर गोपाल पोटे को देखकर बोला, तुम्हें देवराज चौहान ने भेजा है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। गोपाल पोटे। पर देवराज चौहान को मेरा ये नया पता कैसे मालूम हुआ? यहां का पता तो मैंने उसे बताया भी नहीं। ये बात तुम देवराज चौहान से ही पूछना। अली बख्श सिर हिलाकर रह गया। दोनों ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ चुके थे। क्या बोला देवराज चौहान? कोई नया काम करना है क्या? ऐसा है तो मैं तैयार हूं। देवराज चौहान ने कहा कि तुमसे पूछकर आऊं मैगी कहां पर है। गोपाल पोटे ने साधारण स्वर में कहा। मैगी? अली बख्श के होंठों से निकला। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैगी का नाम ही नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? सुना है, देखा है, मिला हूं। और देवराज चौहान ये बात मेरे से क्यों पूछेगा? क्यों? मुझे क्या पता मैगी कहाँ है? देवराज चौहान ने तो यही कहा कि अली से जाकर पूछो मैगी कहाँ है। मैं तो हांगकांग में अंत तक देवराज चौहान के साथ ही रहा, अली बख्श ने कहा। मैगी के बारे में तो इंस्पेक्टर वानखेड़े ही बता सकता है। मैगी वानखेड़े के साथ मुंबई आ गई थी, उसके बाद मैंने मैगी की खबर नहीं सुनी। तो मैगी इंस्पेक्टर वानखेड़े के साथ थी? हाँ। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े? गोपाल पोटे ने दोहराया। हाँ, देवराज चौहान को यह बात पता है। वो वानखेड़े से पूछता। गोपाल पोटे ने सिर हिलाया। चाय पानी लोगे? नहीं, मैं भी बाहर जाने की सोच रहा था, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं हो तो। मैं भी जाने की सोच रहा हूं, तुम्हें तो मैगी के बारे में पता ही नहीं। सही कहा।
यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, पर अब शादी करने की सोच रहा हूँ। अली बख्श के होंठों पर मुस्कान उभरी। शादी करके क्या होता है? गोपाल पोटे ने पूछा। क्या होता है? अजीब सवाल है तुम्हारा। शादी करके वही होता है जो पहले बिना शादी के किया जाता है। बिना शादी के सब कुछ होता है तो फिर लोग शादी क्यों करते हैं? गोपाल पोटे बेहद सामान्य था। टाइम पास। अली बख्श हौले से हंसा। अकेले वक्त काटना भी तो कठिन हो जाता है, बातचीत जरूरी है। तुम्हें पता ही होगा। मुझे क्या पता होगा? तुम तो शादी कर चुके होगे। नहीं की। अच्छा, मैंने तो समझा कर ली होगी। अली बख्श ने गहरी नजरों से गोपाल पोटे को देखा। तूने कहा कि देवराज चौहान ने तेरे को भेजा कि मेरे से मैगी के बारे में पूछे। ये बात तो देवराज चौहान फोन पर भी पूछ सकता था। शायद देवराज चौहान ने सोचा कि ये बात आमने सामने की जाए तो। बात समझ में नहीं आ रही। एकाएक अली बख्श क्या उठा। मुझे बता, क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूं। देवराज चौहान यहां का पता नहीं जानता। मैंने किसी को पता दिया नहीं, तो उसे कैसे मालूम हो गया कि। बोला तो था देवराज चौहान से पूछना। अली बख्श ने उसी पल फोन निकाला। देवराज चौहान को फोन करने जा रहा है? उससे पूछेगा? गोपाल पोटे ने कहा। हाँ, मालूम तो करूं कि उसे मेरा पता कैसे। अभी रुक जा। गोपाल पोटे खड़ा हुआ। क्यों? अली बख्श ने सिर उठाकर गोपाल पोटे को देखा। मुझे बाथरूम दिखा, उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर पूछते रहना देवराज चौहान से। बाथरूम जाना है? हाँ, जरूरी हो गया है, देर से मामला रुका पड़ा है। मैंने नया फ्लैट लिया है और तू मेरे बाथरूम को खराब करेगा? अली उठता हुआ बोला। चल। मैगी को तूने आखिरी बार कब देखा था? हांगकांग में। इंडिया में आके मैगी से नहीं मिला? नहीं। इंडिया आए हुए कितने देर हो गई? 3 महीने। मैगी की तस्वीर होगी तेरे पास? मैगी की तस्वीर? अली बख्श की आंखें सिकुड़ी। घूर कर गोपाल पोटे को देखा। तुझे देवराज चौहान नहीं भेजा है ना? शक क्यों? तेरी बातें ही ऐसी हैं। मेरे पास मैगी की तस्वीर का क्या मतलब? तो नहीं है। गोपाल पोटे ने सिर हिलाया। यह सब तो देवराज चौहान को पता है। अली बख्श बोला। फिर क्यों पूछता है? मैंने तो अपने तौर पर यह बात पूछी। तो वानखेड़े को पता है कि मैगी के बारे में? बिल्कुल पता है। अब तू यहां से जाने की सोच, मुझे भी बाहर जाना है, चल बाथरूम में। दोनों आगे बढ़ गए। गोपाल पोटे की निगाह फ्लैट में हर तरफ जा रही थी। अभी लिया ये फ्लैट? गोपाल पोटे बोला। हाँ। पैसा कहां से आया? देवराज चौहान से पूछना, वो बता देगा। अली बख्श मुस्कुराया। तेरे को बाहर जाने की बहुत जल्दी है, कहीं का टाइम फिक्स है क्या? ये बात नहीं। अली बख्श मुस्कुराया। आज लड़की लाने का मन है। लड़की? दोनों बाथरूम के दरवाजे पर जा ठिठके। हाँ, शादी भी करने की सोचता है और लड़की लाने की भी बात करता है। अभी शादी हुई तो नहीं, जब हो जाएगी तब लड़की की जरूरत नहीं पड़ेगी। अली मुस्कुराया। चल तू बाथरूम का काम जल्दी से निपटा, दोनों एक साथ ही बाहर चलते हैं। तू भी चल भीतर। गोपाल पोटे ने शांत भाव में बाथरूम के भीतर की तरफ इशारा किया। मैं? अली बख्श ने गोपाल पोटे को घूरा। मैं क्यों? तो मुझे बताएगा कि कौन सी ट्यूटी क्या काम करती है। आजकल मिक्सचर समझ में नहीं आते क्या? तेरा क्या नहाने का प्रोग्राम है? अली बख्श ने तीखे स्वर में कहा। आज गर्मी बहुत है, शायद नहा भी। देख भाई, जो ऊपर ऊपर का काम है वो कर ले, या अपना घर बसाने की मत सोच। ये तो मैं देवराज चौहान का ख्याल कर रहा हूं, वरना तेरे को बाथरूम दिखाता भी नहीं।
गोपाल पोटे शांत भाव में मुस्कुराया और अपना दायां हाथ उसकी गर्दन और सिर पर साइड से टिका दिया। अली बख्श ने गर्दन को झटका देकर उसका हाथ झटकना चाहा, परंतु गोपाल पोटे की पकड़ सख्त थी। ये क्या कर, अली बख्श ने कहना चाहा। तेरे को मेरे साथ बाथरूम में चलना है, तेरे से खास बात करनी है। कहने के साथ ही गोपाल पोटे ने उसके सिर और गर्दन पर हाथ टिकाए और उसे बाथरूम के भीतर खींचा और खुद भी भीतर आ गया। देख, तेरे को देवराज चौहान ने भेजा, मेरी बात सुन। गोपाल पोटे अली को लिए एक दीवार के साथ खड़ा हो गया। अब मैं बहुत काम की बात कर रहा हूं, तेरी जिंदगी और मौत इस बात के जवाब पर खड़ी है। क्या? अली ने अपने हाथ से गर्दन पर टिका उसका हाथ हटाना चाहा। बेकार की कोशिश मत कर, गोपाल पोटे शांत था। मुझे देवराज चौहान ने नहीं भेजा। देवराज चौहान ने नहीं भेजा? अली बख्श के होठों से निकला। मैं तेरे से सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं, जवाब देता है तो तू बच जाएगा। तू है कौन? अली झुंझलाकर बोला। नाम बताया था तेरे को, गोपाल पोटे। पर तू, मेरी सुन, मुझे मैगी के बारे में बता। मैगी? मुझे क्या पता मैगी किधर है? कह चुका हूं कि मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। नहीं का मतलब है तू मरेगा। अब जवाब दे। क्यों बात को बढ़ा रहा है? मैं सच में मैगी के बारे में नहीं जानता। वानखेड़े जानता है मैगी के बारे में। उसी पल गर्दन और पीछे सर पर रखे हाथ से गोपाल पोटे ने तीव्र झटका दिया। धम! अली बख्श का सिर बाथरूम की दीवार से जोरों से टकराया। आह! अली बख्श के होंठों से चीख निकली। वो तड़प उठा। उसने गोपाल पोटे पर झपटना चाहा। तभी गोपाल पोटे ने पूरी ताकत के साथ अली का सिर पुनः दीवार पर दे मारा। खून के छींटे उड़े, गोपाल पोटे के कमीज और चेहरे पर पड़े। इस बार अली का शरीर ढीला पड़ता दिखा। गोपाल पोटे का हाथ वहीं गर्दन और सिर पर टिका था। उसके होंठ भिजे थे, नजरें एकटक अली के चेहरे पर थी। तभी गोपाल पोटे ने पुनः अली के सिर को दीवार पर मारा और बार बार मारता रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एकाएक अली का शरीर बेजान होकर गोपाल पोटे के हाथ से फिसला और बाथरूम के फर्श पर जा गिरा। गोपाल पोटे की निगाह अली के शरीर पर टिकी रही। अली का शरीर बेजान नजर आ रहा था। उसकी आंखें बंद थी। गोपाल पोटे नीचे झुका और अली को चेक करने लगा कि मरा कि नहीं। नब्ज गायब थी, दिल की धड़कन थम चुकी थी। सिर का वो हिस्सा जो बार बार बाथरूम की दीवार से टकराया था बुरी तरह पिचक गया था। उसका चेहरा खून से सुर्ख हुआ दिख रहा था। बाथरूम के फर्श पर भी खून बहता दिखने लगा। बाथरूम की दीवार खून से लाल दिख रही थी। गोपाल पोटे ने तसल्ली कर ली कि अली बख्श मर गया है। उसके बाद अपनी कमीज देखी, जहां खून के छींटे दिख रहे थे। उस हाथ पर भी थोड़ा सा खून लग गया था जिससे अली की गर्दन और सिर थामा था। गोपाल पोटे ने अपने हाथ वॉश बेसिन में अच्छी तरह धोए, खून के धब्बों वाली कमीज उतारी और फ्लैट से तलाश करके अली की कमीज पहन ली। अपनी उतारी कमीज को एक लिफाफे में पैक कर लिया। फिर आधा घंटा लगाकर उसे हर उस जगह से जहां उसकी उंगलियों के निशान होने की संभावना थी, उंगलियों के निशानों को साफ किया और उस कपड़े को भी लिफाफे में डाला और लिफाफा थामे फ्लैट से बाहर आ गया। सोसाइटी से बाहर निकला। एक हाथ में लिफाफा थमा था, दूसरे हाथ से मोबाइल निकाला और श्याम पोटे को फोन किया। दूसरी कोशिश में फोन लग गया। बोल भाई। उधर से श्याम पोटे की आवाज कानों में पड़ी। 2 पूरे हो गए? सड़क किनारे फुटपाथ पर चलते गोपाल पोटे बोला। 4 पूरे करने हैं कि बाकी का 100 करोड़ ले सकें? 3 लाइट लाइसेंस मेरे हवाले हैं और चौथा हैवी लाइसेंस तेरे हवाले। हाँ, 4 में एक तो हैवी होना ही चाहिए, तभी बैलेंस बनेगा। अपने काम पर हूं। तीसरे के तौर पर मैं इंस्पेक्टर वानखेड़े को निशाना बनाऊंगा। उसे मैगी का भी पता है, गोपाल पोटे ने कहा। काम पूरा कर, इधर मैं भी किसी वक्त अपना काम शुरू कर सकता हूं। तेरी नजर देवराज चौहान पर है? हाँ, उसके बंगले पर नजर रख रहा हूं। वो तो मुझे नहीं दिखा, पर उसका साथी दिख रहा है। देवराज चौहान भी आसपास ही।
मेरे काम की फिक्र मत कर, तो इंस्पेक्टर वानखेड़े से निपट, मैगी का पता पूछ। हम जल्दी मिलते हैं।